नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में बात करेंगे, सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और इन द लास्ट आज मैं आप लोगों के साथ दो ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं ना, जिसमें से एक स्टॉक ने तो बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है और आप बोल सकते हो कि उसका वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक जो स्टॉक है ना, वो आईपीओ के बाद ऑलमोस्ट 50-60% गिर गया था और अभी वो नीचे बेस बना के एक रिवर्सल साइन बता रहा है। तो उसकी बारे में भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा और बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ आज मैं बताने वाला हूं जो एज अ प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे नोटिस करना चाहिए, वॉल्यूम एनालिसिस को समझना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें। बट उसके पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करता हूँ वो उसके ऊपर मेरी आपकी कोई भी बाइंग, सेलिंग या होल्डिंग की रिकमेंडेशन नहीं होती है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस का यूज़ करके आप लॉन्ग टर्म चार्ट देख के कैसे अच्छा एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए हम जाते हैं हमारे आज के वीडियो में। अभी लास्ट वीक में हमने देखा मार्केट में लास्ट 3 सितंबर को लेट नाइट तो नहीं बोल सकते, लेट इवनिंग बोल सकते हैं, एक हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आई जो थी जीएसटी के रिलेटेड। और हमने देखा कि बहुत सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है, जैसे जहाँ पे 18% जीएसटी लग रहा था वहाँ पे 5% हो गया, जहाँ पे 28% लग रहा था वहाँ पे कुछ 18% हो गया, और जो इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ पे तो जीएसटी को ऑलमोस्ट ज़ीरो ही कर दिया है। तो एक तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है और इसके लिए मतलब ये न्यूज़ से कंपनी को भी अच्छा फ़ायदा होगा और जो कंज्यूमर्स है उनको भी फ़ायदा होगा। और फिर हमने देखा कि 4 सितंबर को मार्केट में एक अच्छा गैप अप भी हुआ। बट देखो जनरली क्या होता है ना, अगर मार्केट एक अच्छा गैप डाउन करता है या फिर एक अच्छा गैप अप करता है, बट अगर मार्केट फिर उसको सस्टेन नहीं करता है, अब इसका मतलब क्या होता है कि समझो निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुला बट क्लोजिंग के टाइम पे वो पूरा 100 पॉइंट निफ्टी मतलब उसने पूरा वाइप आउट कर दिया और फ्लैट क्लोज हुआ या फिर नेगेटिव क्लोज हुआ, तो ये एक अच्छी बात नहीं होती है। वैसे ही उल्टा, अगर समझो निफ्टी 100 पॉइंट गैप डाउन होता है और प्लस होता है, मतलब क्लोज होता है पॉजिटिव में या फिर प्लस में, तो वो एक अच्छी बात मानी जाती है। दो फोर्थ को गैप अप तो हुआ बट मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और ये एक बहुत ही कंसर्न वाली बात है। बिकॉज अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये जीएसटी रिडक्शन वाली जो न्यूज़ है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। खैर उसके बाद मार्केट फ्राइडे को और नीचे गया था बट समाव वापस से थोड़ा ऊपर आके बंद हुआ है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा चार्ट में जाते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब देखो यहाँ पे आप निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहे हो और हम यहाँ पे ये नोटिस कर रहे हैं कि 2024 सितंबर के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में था और अभी मार्केट ऊपर आने के बाद पिछले 3 महीने से एक साइडवेज टू नेगेटिव जोन में चल रहा है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो अभी हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास है, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्विंग लो जो है हमारा 24,337 का। अगर ये ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली 23,800 देख सकते हैं। और मैंने आप लोगों को याद होगा तो लास्ट वीक में भी बोला था कि ये जो कैंडल है, ये रेड कैंडल का हाई हमारा अभी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये वीक में हमने नोटिस किया कि ये रेजिस्टेंस को हम ब्रेक नहीं कर पाए हैं। तो जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट में प्रेशर रहेगा और ऑब्वियसली सपोर्ट ब्रेक हो गया तो डाउन साइड में और हमें पॉसिबिलिटी है जाने के लिए। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे, इनफैक्ट मैं बोलूँगा निफ्टी फिर भी ठीक है, बैंक निफ्टी और थोड़ी मुझे वीक लग रही है। आप यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो बैंक निफ्टी में और अच्छा खासा डाउन साइड देखने मिलेगा। और बैंक निफ्टी का अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट एच पे आके बैंक निफ्टी बच रहा है। बैंक निफ्टी के लिए भी सेम है, हमारा जो रेजिस्टेंस है, मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था कि ये जो रेड कैंडल है, लास्ट वीक का जो रेड कैंडल, उसका हाई है विच इज़ 53,306 और सपोर्ट फिलहाल हमारे लिए 53,570 का है। तो ये है हमारा इंडेक्स की बात, जो भी मुझे आप लोगों को बतानी थी मैंने बता दी। अब देखो ये सारी चीज़ है ना, आप लोगों को हर हफ्ते करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि
एवरी वीक आप लोगों को वीकली एनालिसिस करना चाहिए और हर नए महीने में आप लोगों को मंथली एनालिसिस करना चाहिए। इससे आप मार्केट के फ्लो में साथ में रहते हो। जो सेक्टर अच्छा है आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। जो सेक्टर ख़राब है उसको अवॉइड कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए। तो देखो, अगर आप सेक्टर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट वीक में मतलब सडनली मेटल इंडेक्स ने एक बहुत आगे आके अच्छा एक रिटर्न दिया है। लास्ट वीक में मेटल इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट 5.75% चला है। ऑटो इंडेक्स ने कंटिन्यूएशन किया लीड करने का, और ऑटो इंडेक्स बहुत टाइम से अच्छा ही हो रहा है। इनफैक्ट जब से ये बात आई थी 15 अगस्त को कि भाई जीएसटी रिडक्शन होने वाले हैं, जब ही नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त की स्पीच में ये बोला था, तब से ऑटो इंडेक्स में और कंजम्पशन इंडेक्स में जो गैप हुआ था ना, वो गैप अभी भी सस्टेन है। और इनफैक्ट मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में भी बोला था कि जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है वो ऑटो इंडेक्स, और जो कंजम्पशन सेक्टर है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑटो इंडेक्स टॉप 2 पे है और कंजम्पशन टॉप 4 में है। बट मेटल इंडेक्स शॉकिंगली बहुत अच्छी तरीके से स्पीड पकड़ रहा है। अभी ये तो सिर्फ एक हफ्ता मेटल इंडेक्स चला है, अगर और एक हफ्ता मेटल इंडेक्स चलता है तो हम स्टॉक्स के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं कि कौन से स्टॉक मेटल इंडेक्स में लीड कर रहे हैं। लास्ट वीक में सबसे खराब परफॉर्मेंस आईटी का हुआ है, रियलिटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर। अब आईटी में है ना, फ्राइडे को एक न्यूज़ भी आया था, जो ऐसा न्यूज़ था कि शायद जो यूएस है वो आईटी के ऊपर भी आईटी सेक्टर के ऊपर भी वो लोग टैरिफ लगाने की बात सोच रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो आईटी इंडेक्स में थोड़ी पैनिक सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि हमारा जो सर्विस है आईटी रिलेटेड वो ज़्यादातर यूएस से ही है। बहुत सारी कंपनीज़ को इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो आने वाले टाइम पे अपने को पता चलेगा कि क्या होता है वहाँ पे। अब लास्ट वीक में अगर हम देखें, जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, एफआईएस के सेलिंग नंबर। अभी भी एफआईएस सेलिंग कर रहे हैं, पर उनके जो नंबर है वो थोड़े कम हुए हैं, बट सेलिंग अभी भी कंटिन्यू है। और मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ, अगर आप एफआईएस के सेलिंग और बाइंग के डेटा को फॉलो करोगे ना, तो आपको मार्केट का एक सेंस पता चलेगा। जब तक एफआईएस बाइंग नहीं करते तब तक मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम नहीं बन सकता है। और डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो 9760 के पास है। इंडिया विक्स गिर के 10.78 के पास आ गया है, ऑलमोस्ट लास्ट वीक वो 11.75 के आसपास था। क्रूड ऑयल 62 के पास है। यूएसडी आईएनआर 88.12 के पास है, ये ऑलमोस्ट हाई के पास चल रहा है। हमारा रुपया वीक होते जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो, अभी डॉलर इंडेक्स हो गया, इंडिया विक्स हो गया, क्रूड हो गया, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, बट एफआईएस के नंबर अभी भी सेलिंग में है, विच इज़ अ कंसर्न, राइट। और अभी तक ये टैरिफ को लेकर कोई बातें क्लियर नहीं हुई है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट खैर, हमारा फोकस हमेशा मार्केट में ये होना चाहिए, जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसके ऊपर ही हमारा ध्यान होना चाहिए। अगर वो वीक मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग है तो समझो जब मार्केट स्ट्रॉन्ग होगा तो वो कितने और अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलो, वैसे ही आज मैं आप लोगों को जो सबसे एक अच्छा स्टॉक है जिसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया है, पहले हम लोग उसकी बात करते हैं, और उसका नाम है पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल लिमिटेड, POCL। अब देखो, यहाँ पे आप जो चार्ट देख रहे हो ना, ये वीकली टाइम फ्रेम का है। और मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं कि सर, जैसे ये नॉर्मल कैंडलस्टिक वाला चार्ट है, करेक्ट। अब इसमें आपको कैंडल नॉर्मल दिख रहे हैं, रेड हो या ग्रीन हो सारे सेम दिख रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पे जाते हो ट्रेडिंग व्यू में और यहाँ पे आप वॉल्यूम कैंडल्स को सिलेक्ट करते हो, तो अब आपकी कैंडल्स की साइज़ है ना थोड़ी चेंज हो गई है। और ये बेसिकली क्या है, अगर कोई कैंडल में ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है तो वो कैंडल की जो साइज़ है वो भी बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल की साइज़ या फिर थिकनेस बोलो वो ज़्यादा थी, यहाँ पे भी ज़्यादा थी। तो वो क्या होता है ना, मैं जनरली प्राइस और वॉल्यूम को ही फॉलो करता हूँ, तो मैंने ये वॉल्यूम कैंडल का ऑप्शन आया तो मैंने वो लगा दिया। अदरवाइज आप नॉर्मल कैंडल स्टिक में भी मेरा एनालिसिस तो वही होने वाला है। बट इससे क्या होता है ना, आपको कैंडल्स के ऊपर ही सीधा पता चल जाता है कि भाई अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल मतलब वॉल्यूम्स को हटा भी दोगे ना, तो भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से कैंडल में कितना वॉल्यूम था। तो ये एक चीज़ आप लोग कमेंट्स में पूछते थे, मैंने बता दिया। अब बात करते हैं ये स्टॉक के ऊपर। अब देखो, ये स्टॉक का जो लिस्टिंग है ये 2023 में हुआ था। एक बार मैं BSE में भी चेक कर लेता हूँ। ओके, BSE में इसका डेटा ज़्यादा है एंड यस, कुछ ज़्यादा ही डेटा है। एक बार मंथली चार्ट कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेटा है BSE में। तो BSE में इसकी जो लिस्टिंग है
वो 2005 को हुई थी। बट देखो हमारा एनालिसिस बीएससी हो या एनएससी हो, हमारा एनालिसिस चेंज नहीं होगा, बिकॉज ब्रेकआउट तो उसने दोनों एक्सचेंज में सेम ही दिया है। अब यहाँ पे देखो उसके बाद ये स्टॉक ने 2024 सितंबर मंथ में इसने एक अच्छा हाई बनाया था, और वो हाई था यहाँ पे आप देख सकते हो 1190 का। उसके बाद ये स्टॉक 1190 से ऑलमोस्ट नीचे गिर के 500 रुपीज़ हुआ था, मतलब 60% से भी ये स्टॉक ने ज़्यादा करेक्शन किया था। कितना किया था देख लेते एक बार, हाँ 58%। और वापस से ये स्टॉक में एक अच्छी रैली आई और ये स्टॉक ऊपर में अपने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसके पास आया, और वो महीना था जुलाई का। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, आप लोगों ने कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में सुना होगा, यहाँ पे उसका लाइव एग्जांपल है। यहाँ पे उसने पहला अटैम्प्ट किया था जुलाई मंथ में, बट वो अटैम्प्ट इतना कुछ खास हुआ नहीं। वो स्टॉक फेल होके वापस से एक हैंडल बना के ये वीक में उसने ब्रेकआउट किया है। अब आप देखो ये कैंडल को मैं ऑलमोस्ट इसको किंग कैंडल तो नहीं बोला जा सकता। जनरली मैं किंग कैंडल उसे बोलता हूँ जो बड़ा ग्रीन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होता है, जिसे नॉर्मल बुकिश लैंग्वेज में माराबुजू ग्रीन बोलते हैं, मैं उसे किंग कैंडल बोलता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो ये स्टॉक में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, एकदम ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल से, और ये एक अच्छी बात है। प्लस यहाँ पे एक कप एंड हैंडल जो पैटर्न है वो भी बनी है, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। अभी जनरली क्या होता है ना, कभी भी स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने आता है, जैसे यहाँ पे आया था जुलाई महीने में, तो जो प्रीवियस बायर होते हैं यहाँ वाले, उनकी एक सेलिंग आती है, उसकी वजह से थोड़ी सी ये स्टॉक नीचे जाके हैंडल बनाता है, और वही चीज़ आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। अभी ये स्टॉक में अपसाइड पॉसिबिलिटीज़ क्या है, उसके लिए मैं वापस से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं। तो आप लोगों को क्या करना है ना, जब उसने पहले हाई बनाया था और उसने जो लो बनाया, उसकी रेंज आप लोगों को लेनी है, और ब्रेकआउट के बाद आप लोगों को ऐड करनी है। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा कि अपसाइड में ऑलमोस्ट 1800 या 1900 तक ये स्टॉक जा सकता है एज पर रेंज कैलकुलेशन मेथड। और अगर ये स्टॉक ने अपना ये जो रियरेस्ट अभी ये जो हैंडल का लो है, अगर वो ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक ख़राब हो जाएगा। तो ये स्टॉक आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, और इसमें भले टाइम नहीं है, ये सिर्फ सितंबर 2024 को इसने रेजिस्टेंस बनाया था, एक साल का ही टाइम है, बट येस ब्रेकआउट बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है यहाँ पे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर दूँ। अब आज के वीडियो में जो हमारा दूसरा स्टॉक है जो आईपीओ का एक रिवर्सल कैंडिडेट बन सकता है, उसका नाम है फर्स्ट क्राई लिमिटेड। अब देखो ये स्टॉक का भी मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है। यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, इसका आईपीओ लिस्ट हुआ था अगस्त में, और तभी इसने हाई मारा था 707 का। उसके बाद उसने अक्टूबर में हाई मारा 734 का। वहाँ से ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट रिसेंटली लो मारा था 286 रुपीज़ का, विच इज़ 60% डाउन फ्रॉम हाई प्राइस, और आईपीओ के कुछ हफ्ते के बाद ही वो नीचे गिरना शुरू हो गया था। अब जनरली क्या होता है ना, मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, आप देखना बहुत सारे स्टॉक्स में आपने ये देखा होगा, जोमेटो में आपने देखा होगा कि आईपीओ के टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगे प्राइस पे लिस्ट हुआ था, फिर वो नीचे गिर गया था, फिर नीचे से रिवर्सल ब्रेकआउट दे के वापस से एक नई जर्नी शुरू हुई। रिसेंटली पेटीएम में भी ऐसा हुआ, और भी बहुत सारे स्टॉक में हुआ है, आई थिंक कार ट्रेड में भी ऐसा हुआ था। अब ये स्टॉक में भी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ऐसा ही होगा, बट ऐसी ही चीज़ें दिख रही है, और वो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आप लोगों को समझाता हूँ। देखो आईपीओ के टाइम इसमें वॉल्यूम हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिखा भी हुआ है 76.85 मिलियन शेयर्स का, जिस दिन आईपीओ का वीक वाला कैंडल था। उसके बाद जब उसने लो मनाया अप्रैल 2025 में, तब कुछ वॉल्यूम नहीं हुआ था, बट एक वॉल्यूम हुआ था जून 2025 वाले वीक में, विच वॉज 98.4 मिलियन शेयर्स का। फिर वापस से एक जून में कैंडल बनी थी स्ट्रॉन्ग, तब वॉल्यूम हुआ था 90.21 मिलियन का। और अगर आप अभी देखोगे तो ये वीक में भी ऑलमोस्ट 42 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है। नाउ यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, जनरली स्टॉक है ना डाउन ट्रेंड में जाने के बाद एक कंसोलिडेशन करता है, और उसके बाद वो ब्रेकआउट करता है। और अगर मैं ये कंसोलिडेशन के हाई को मार्क करूँ तो यहाँ पे वो 429 से लेके 420 का बनता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, विच इज़
करंट रेजिस्टेंस राइट नाउ 430, आप एक राउंड फिगर समझ के चलो, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। और अभी मैं नॉर्मल कैंडलस्टिक में करता हूँ तो आप लोगों को समझेगा कि ये स्टॉक है ना, अभी नीचे आने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। अब जितना ज़्यादा टाइट होगा उतना जब वो ब्रेक करेगा तो ज़्यादा स्पीड में जाएगा। वो जैसे हम स्प्रिंग को दबाते हैं और फिर छोड़ते हैं तो कैसा होता है, वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। और ये स्टॉक ने मेरा ध्यान इसलिए खींचा ना क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं और प्राइस भी उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि सर आप ऐसे स्टॉक कैसे ढूंढते हो। तो बड़ी कॉमन चीज़ है यार, आप डेली बेसिस पे 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स को स्कैन करो, आप लोगों को ऐसे स्टॉक ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। और इसके रिलेटेड और भी ज़्यादा सीखना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है विच इज़ माई मेथड ब्रह्मा विष्णु महेश के रिलेटेड, तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। आप इसके बाद वो वीडियो भी देख लेना, यू विल गेट मोर आइडिया। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अब ये जो स्टॉक है फर्स्ट क्राई, अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ये अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जा सकता है। और अगर आप यहाँ पे रेंज कैलकुलेशन भी करते हो विच इज़ वेरी स्मॉल रेंज, बट अगर आप करके ब्रेकआउट के बाद लगाते हो तो भी वो 570 तक की दिखती है। अदरवाइज नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका 650 का है। बट ये मैं आप लोगों को ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ जो एज अ प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम एनालिसिस ट्रेडर आपको ये करना चाहिए। अब ये जो भी चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी, जैसे आज के जो 2 स्टॉक थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब आप भी मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए कि लास्ट वीक में आपने कौन से स्टॉक में ऐसी सारी चीज़ें देखी है और कौन से स्टॉक है जो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कर रहे हैं। और ये भी बताइए कि ये दोनों स्टॉक में मेरा जो एनालिसिस था वो आपको कैसे लगा और आपकी क्या राय है उसके ऊपर। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए। और हमने हमारे चैनल पे कल एक पॉडकास्ट लाइव किया था और उन्होंने अपनी जर्नी बताई है कि कैसे उन्होंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी 4 लाख से शुरू की थी और कैसे अभी उनका ट्रेडिंग कैपिटल ऑलमोस्ट 10 करोड़ तक पहुंच गया है पिछले 10 साल में। और वो पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उन्होंने 2021 को या 22 को आई थिंक जॉब छोड़ दिया फाइनली। तो उनकी जो पूरी जर्नी है कि उन्होंने कैसे ये पैसे को बनाया, कैसे उन्होंने लिवरेज का फ़ायदा उठाया, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताई है। तो आप वो अगर पॉडकास्ट नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए, और देख लिया है तो मुझे बताइए आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।